हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन का लेक्चर नंबर कौन सा है, फोर्थ है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फोर्थ पार्ट। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, आज फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। हम लोग देखे थे कि हैलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं और वहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हैलो एल्केन के साथ रिएक्ट करके वहाँ पर क्या बनाता है, आर न्यूक्लियोफाइल बनाता है। बेटा इसमें डायरेक्शन का क्या यूज है, डायरेक्शन कैसे यूज करता है, आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो बेटा हेडिंग लगाइए आप। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेटा कि न्यूक्लियोफिलिक में SN1 और SN2 क्या होता है। SN1 और SN2 क्या होता है? तो SN1 बेटा क्या होता है कि 1 मीन्स क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, और S क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, N क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 का मतलब क्या है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 1 बेटा यहाँ क्या इंडिकेट करता है, 1 इंडिकेट करता है कि यूनिमॉलिक्यूलर है, और 2 क्या इंडिकेट करता है कि वो बाईमॉलिक्यूलर है। तो जैसे आपको बनाना है बेटा, आप RX लीजिए और इसके रिएक्शन कराइए न्यूक्लियोफाइल से। तो जब न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे तो R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और X क्या हो जाएगा, इससे रिमूव हो जाएगा। तो ये बेटा दोनों प्रोसेस से चल सकता है, SN1 से भी चल सकता है और SN2 से भी हो सकता है। तो SN1 से कराएंगे तो पहले क्या होगा बेटा कि RX पहले ब्रेक होगा, क्या बनाएगा, R प्लस और X माइनस। R प्लस का मतलब क्या होता है, कार्बोकटायन। बेटा कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप के ऊपर अगर प्लस आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन। तो बेटा ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर जो है ये रिएक्शन स्लो होती है, तो यही रेट को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। दूसरा क्या है बेटा इसके बाद कि R प्लस जो है, अब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, R न्यूक्लियोफाइल। इसमें न्यूक्लियोफाइल अब क्या करता है, अटैक करता है। तो ये बना लिए प्रोडक्ट। अब इसके बाद देखते हैं आप इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये रिएक्शन होती है ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस में नहीं होती है, ये एक से ज़्यादा प्रोसेस में कंप्लीट होती है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ फास्ट होता है। देखिए जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये क्या करेगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करना चाहेगा। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है तो वो इधर उधर भगता रहता है, पैसा कम है तो क्या है, पैसा कम है तब भी वो भगेगा, लेकिन जब पैसा उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास पैसा कम है तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा और पैसा लाने का प्रयास करेगा। इट मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल से मिल करके इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करता है। तो बात समझ में आती है कि ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है बेटा, यहाँ पर जो रेट होता है, रेट वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ RX पे। जो हैलो एल्केन है उसकी कंसंट्रेशन पर यहाँ रेट क्या होता है, डिटरमाइन करता है। अच्छा, अब रेट आपको निकालना है तो इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा यहाँ ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ होगी। देखिए केवल इस पर डिपेंड करता है तो फर्स्ट ऑर्डर की ये रिएक्शन बनती है, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें, देखिए जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो जब यहाँ क्या बना, कार्बोकटायन बना, तो आप फ्रंट अटैक भी करा सकते हैं और बैक अटैक भी करा सकते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होगा, रेसेमाइजेशन होता है इसमें। यानी कि इसमें क्या होता है, फ्रंट अटैक भी होता है और बैक अटैक भी पॉसिबल है। यानी कि इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों चीज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट बेटा क्या है, अब देखिए इसमें जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह डिपेंड करता है और कैसे वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो बेटा इसमें रेट क्या है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो रेट आपका क्या है, डिग्री पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, कार्बोकटायन पे डिपेंड करता है कि किस डिग्री का वो
कार्बोकैटायन है। तो यहाँ 3 डिग्री क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, इसमें रिएक्शन फास्ट होगी। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब इसमें अरेंजमेंट क्या है, अगर आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं एटम में तो अरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है, अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप SN2 को। SN2 में क्या होता है बेटा, तो SN2 में क्या है कि RX से न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, तो एक ही समय क्या है कि इससे X अलग होगा। वो समय आ गया जब X क्या होगा, अलग होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इधर से क्या है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया तो X क्या होगा, ये बॉन्ड वीक होगी और धीरे धीरे क्या होगी, ये टूटती जाएगी, ठीक है, और एक नई बॉन्ड क्या होगी, फॉर्म होगी। तो इस कंडीशन को बेटा क्या बोलोगे, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें क्या बनता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब इसके बाद ये जो स्टेट है ये बहुत देर रुकेगी नहीं, अनस्टेबल होगी। तो ये स्टेट रुकेगी नहीं, इसलिए क्या होगा, अब ये क्या है कि इससे इधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और X क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये स्लो प्रोसेस है, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करना है वो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये बॉन्ड को यहाँ तोड़ेगा, तो तोड़ना तो इतना आसान है नहीं, तो ये प्रोसेस क्या स्लो है। अब जब वो बन गया है तो ये अब अनस्टेबल हो गया, तो ये फास्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका RDS है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, अब देखिए, अब ये 1 स्टेप प्रोसेस है। क्या है, 1 स्टेप प्रोसेस। तो ये एक स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है, बात पहली हो गई। मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, दिस वन इज 1 स्टेप प्रोसेस। रेट इसमें किस पे डिपेंड करता है, RX, यानी कि इस पे डिपेंड करेगा। और इसमें बेटा क्या है, रेट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ RX और न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रेट क्या होता है, डिटरमाइन करता है। 2 बातें हो गई। थर्ड हम लोग देखेंगे क्या, ऑर्डर इसमें क्या है, केवल एक पे डिपेंड करता है, एक पे। बेटा इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसमें ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। सेकेंड ऑर्डर क्यों होगी, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि रेट जो है वो डिपेंड करता है RX की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। इसलिए जो रेट है वो यहाँ पर 2 पे डिपेंड किया, इसलिए ऑर्डर जो है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन बनेगी। उसके बाद बेटा इसमें रेसेमाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। जैसा उसका स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर X इधर लगा हुआ था तो उसके अपोजिट क्या लगता है, न्यूक्लियोफाइल लगता है। तो वहाँ पर क्या है, कंडीशन बदल जाती है। जैसे देखो मार्कर ये हम पकड़ रखें, यहाँ पर कैप लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप इस कैप को यहाँ से निकालेंगे, तो अब इसमें क्या है कि न्यूक्लियोफाइल इसमें बैक से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, इधर क्या रहता है, X रहता है। तो जब ये निकलेगा तो ये इस पर बॉन्ड बनाएगा स्ट्रॉन्ग। तो अब इसके बाद क्या है कि इसमें इन्वर्जन होता है। पहले तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है मॉलिक्यूल का, कैप इधर लगा हुआ है। अब जब रिएक्शन हो जाती है तो ये कैप न्यूक्लियोफाइल का इधर लग जाता है। तो ये कंडीशन क्या है, इन्वर्जन है। जैसे ऐसे समझ लीजिए आप, सी यहाँ पर देखिए बेटा, ये ऐसे लिखा हुआ है, इधर मान लीजिए X लगा हुआ था। अब इसमें उल्टा हो जाए, ऐसे इधर क्या लग जाए, न्यूक्लियोफाइल लग जाए। तो ये कंडीशन क्या है बेटा, ये कंडीशन आपकी कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है इन्वर्जन। तो इस केस में क्या होता है, इन्वर्जन। अब इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, देखो बेटा इसमें ये जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कौन सी वाला है, ये बेटा क्या है, अगर बल्कि ग्रुप लगाओगे तो वो क्या करता है, बल्कि ग्रुप क्या करता है कि जैसे यहाँ पर R की जगह पे कोई बल्कि ग्रुप लगा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है उसको क्या करेगा, हिंड्रेंस करेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, वो रोकेगा। तो अब इसके लिए क्या है कि इसका ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या होता है 3 डिग्री इसका ऑर्डर बनता है। इसमें अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसमें अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो SN1 क्या कहता है बेटा, कि SN1 कहता है कि जब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा तो उसमें रेसेमाइजेशन होगा, रेसेमाइजेशन होगा और वो 2 स्टेप में होगा। लेकिन जो SN2 है वो 1 स्टेप में होगा
और वहाँ पर क्या है, एक ही साथ में न्यू बॉन्ड फॉर्म होती है और ओल्ड बॉन्ड क्या होती है, ब्रेक होती है। तो ऐसी रिएक्शन को आप SN1 और SN2 आप कहते हैं, और इसके थ्रू हैलोअल्केन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है। तो ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। अब बेटा इसमें कोई डायरेक्शन की बात अगर आ जाए, जैसे 3D अगर कोई स्ट्रक्चर है और उसकी डायरेक्शन की बात आ जाए, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक जितनी भी रिएक्शंस हैं उसके डायरेक्शन को हम लोग क्लियर करते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में। तो उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बेटा इसके बाद स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं। इसको जल्दी से साफ किया जाता है और उसके बाद समझा जाता है स्टीरियो केमिकल इफेक्ट क्या है। हेडिंग लगाइए आप, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। क्या है इसके स्टीरियो केमिकल इफेक्ट क्या है। तो स्टीरियो केमिकल की जब हम लोग बात करते हैं वहाँ कैसे वो काम करता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहली चीज़ देखेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेटा जब इसकी हम लोग बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड, तो पहले समझ लेते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं, इसके आगे फिर समझेंगे हम लोग ऑप्टिकल क्या है, आइसोमर्स क्या होते हैं। तो बेटा ये क्या है, तो देखो जैसे किसी सोर्स से लाइट जब निकलती है तो वो एक प्लेन पे नहीं होती है, वो डिफरेंट प्लेन्स पे होती है। ठीक है, एक प्लेन पे है नहीं। और जो लाइट होती है सोर्स से जो रेज निकलती हैं वो दो चीज़ से बनी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा बेटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये सोर्स से लाइट निकलती है, समझ में है। तो अब इसमें क्या है कि ये जब निकोल प्रिज्म से पास होगी, निकोल प्रिज्म से, तो जब ये पास होती है निकोल प्रिज्म से, तो ये क्या होती है कि एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाती है, एक प्लेन पे चलती है। किस पे, वन प्लेन पे। तो इसी को आप कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बेटा प्लेन पोलराइट आपकी बन गई। अब ये जब किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन आप यहाँ पर ले लीजिए और उस पर जब ये फॉल होगी, ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की वजह से इसमें आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इसमें रोटेशन होता है। अगर क्लॉकवाइज होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दो रोटेशन पॉसिबल है। क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक जैसे आपकी हो गई, ये एक नीडल हो गया, तो ये कैसे चलता है, ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, नाम सुनिएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अगर वो क्लॉक ऐसे उल्टा चल रहा है, अपोजिट एंटी क्लॉक, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, लीवो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो के लिए बेटा हम लोग डी यूज करते हैं या प्लस यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग एल यूज करते हैं या माइनस यूज करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम पढ़ा है, मैथ आती है। चलिए तो ये आपका कोई पॉइंट हो गया। अब इधर राइट हैंड पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड क्या होगा बेटा, निगेटिव। तो जब लेफ्ट हैंड रोटेशन होगा तो हम लोग निगेटिव यूज करेंगे, और जब राइट हैंड रोटेशन होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव यूज करते हैं। बात क्लियर होती है कि पॉजिटिव कब लिखते हैं, निगेटिव कब लिखते हैं। बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डेक्स्ट्रो कौन सा है जिसमें क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, और लीवो कौन सा है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। जैसे पहले क्या था,
इसके सब डायरेक्शन अलग अलग था, कहीं ऐसे चल रहा था इस प्लेन पे, कहीं इस प्लेन पे था। अब क्या हो गया, ये एक ही प्लेन पे आ गया। बात क्लियर। अब जब इसमें ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। क्या लिखते हैं, डेक्स्ट्रो। और बेटा जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं लीवो रोटेशन। तो डेक्स्ट्रो और लीवो दो बातें क्लियर होती हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो बेटा अब इसके आगे चलते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर कि किस इंस्ट्रूमेंट से, इसको भी समझ लेते हैं कि कौन सी ऐसी डिवाइस है, कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सा ऐसा हमारे पास सिस्टम है जिससे हम लोग इस रोटेशन को मेजर करते हैं। इस रोटेशन को कैसे मेजर करते हैं, तो इस रोटेशन को मेजर करने के लिए क्या है बेटा, पोलैरीमीटर। क्या है, पोलैरीमीटर। ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं कि रोटेशन कितना हो रहा है। बात क्लियर हुई। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। और ये क्या होता है बेटा, अल्फा, ये अल्फा ऑब्जर्व अपॉन एल इंटू सी। तो ये जो अल्फा है ये एंगल है, कितने एंगल पे उसमें रोटेशन होता है। एल क्या है, लेंथ किसकी, जो पोलीमीटर में जो ट्यूब यूज करते हैं। और सी क्या है, जो आप उसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उस कंसंट्रेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। बात क्लियर हुई। तो ये पोलरीमीटर एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग रोटेशन को मेजर करते हैं। तो बात यहाँ तक आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की। बेटा ऑप्टिकल आइसोमर आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। क्लास 11th में स्टीरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर देखते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री में एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है कन्फॉर्मेशनल। तो 3 आइसोमेरिज्म होती है, तो उसी में एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल को बेटा हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका क्या होता है सेम आप लिख लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट उनका क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है, बिहेवियर टूवर्ड पीपीएल के टूवर्ड उसका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर के टूवर्ड टीचर का जो बिहेवियर है वो दूसरा है, जो बच्चे का बिहेवियर है वो दूसरा है। टीचर क्या है, इस मार्कर का यूज बच्चे को समझाने के लिए करता है, बच्चे को क्वेश्चन बताता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और जब ये बच्चे को देता है मार्कर, तो वहाँ बच्चा समझाने के लिए नहीं आता है, वहाँ बच्चा उसका आंसर देने आता है। तो दोनों का बिहेवियर क्या है, इस मार्कर के टूवर्ड्स क्या है, डिफरेंट है। लेकिन दोनों इंसान है, बच्चा भी इंसान है और टीचर भी इंसान है। बस फर्क इतना है कि एक पढ़ाने के लिए यूज कर रहा है, एक पढ़ने के लिए यूज कर रहा है। बात समझिए। चलिए, तो ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमर। अब बेटा ऑप्टिकल आइसोमर को समझने के लिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग। तो अब इस पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर चलते हैं कायरल, अकायरल और एनेंशियोमर क्या है, डायस्टीरियोमर्स क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। तो ताकि आपको जो प्रॉब्लम होती है इस कॉन्सेप्ट में, वो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और देखते रहें अपना चैनल। चलिए इसको नोट करिए। चलिए साफ हो गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही थोड़ा सा और लेके चलते हैं आगे। चलिए हेडिंग लगा लीजिए ऑप्टिकल आइसोमर की। ऑप्टिकल आइसोमर की हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगा के इसको थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। तो बेटा पहले हम लोग देखेंगे कायरल। देखिए ये कार्बन हो गया, इसकी 4 क्या होती है, वैलेंसीज होती है। कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है, बताओ बेटा, मैसेज करिए। कायरल की आप जब कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं सबसे पहले कार्बन देखते हैं। कार्बन की जो वैलेंसीज है 4,
अब यहाँ पर आप कोई डिफरेंट आइटम लगाइए, HBr और यहाँ लगा दीजिए Cl। अब इस कार्बन के पास 4 क्या हैं, जो एटम लगे हुए हैं वो 4 एटम क्या हैं, डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलोगे, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, या इसको बोलोगे असिमेट्रिक, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक कार्बन, कार्बन, या इसको बोलोगे स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। आप किसी नाम से इसको प्यार से आप बुला लीजिए, कायरल कह दीजिए या असिमेट्रिक कार्बन कह दीजिए या स्टीरियो सेंटर कह दीजिए, गुस्सा नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर इस पे आप 2 एटम सेम कर देते हैं, यहाँ पर OH कर लीजिए, यहाँ पर CH3 कर लीजिए, तो यहाँ पर H क्या है, दोनों सेम है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलेंगे अकायरल। क्या बोलेंगे, अकायरल। बात समझे, कायरल क्या है और अकायरल क्या है। तो अब इसी से रिलेटेड चलते हैं आगे। अब ये कार्बन हो गया, यहाँ पर हम 4 एटम लगाते हैं डिफरेंट, इधर H लगा दिए, इधर CH3 लगा दिए, इधर C2H5 लगा दिए। अब इसमें एक बीच में हम लोग यूज़ करते हैं मिरर लाइक, ऐसे ही इमेजिनेशन पे, जैसे अगर इसका मिरर यूज़ करते, रियल में यूज़ करते हैं, इमेजिन मत करिए, अभी रियल में आप लगा लीजिए। तो इसका मिरर जो है जब आप यहाँ बीच में प्लेस करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप, कुछ इस तरह आएगा, टॉप का टॉप पे, बॉटम का बॉटम पे। ये जो राइट हैंड है वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड, और जो लेफ्ट हैंड है हो जाएगा राइट हैंड। तो ऐसा आप घर पे बहुत बार मिरर देखते होंगे। तो आप मिरर में पाते हैं कि जैसे आप यहाँ ऐसे खड़े हो जाइए, सामने फ्रंट पे मिरर रखिए, तो आपका जो ये हाथ इधर दिख रहा है मिरर में, वो हाथ इधर दिखेगा, और जो हैंड इधर है वो हैंड आपको मिरर में इधर दिखेगा। तो जब मिरर आप देखेंगे तो जैसे मार्कर को हम मिरर में देखते हैं, चलिए आप भी देखिए, ये मार्कर लगाए, बीच में मिरर लगा दिए, और ये मार्कर दूसरा इधर हो गया। इस तरह मार्कर आप देख रहे हैं कि देखिए कैप दोनों का एक तरफ है। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर ये इसका मिरर स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि मिरर इमेज ऑब्टेन हुई। तो यहाँ लिखिए आप, ये क्या है, इसका मिरर इमेज यहाँ पर बन गई। तो मिरर इमेज बन गई। बात क्लियर हुई कि मिरर इमेज ये जो है, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इसका ये मिरर इमेज है। अब देखिए इसका फार्मूला, जो इसका फार्मूला यही इसका फार्मूला है, बस फर्क इतना है कि जो OH का जो अरेंजमेंट है, वो OH का अरेंजमेंट CH3 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। बाकी तो सब कुछ सेम है, फार्मूला भी सेम है, जैसे ये बना है वैसे वो बना है। अंतर क्या है, बस इसका जो यहाँ अरेंजमेंट है उसको हम चेंज कर दिए। तो अगर ऐसे एक कंपाउंड लिया जाए और ऐसा दूसरा कंपाउंड लिया जाए, मिरर का अब यूज नहीं करना है। अब समझना क्या है कि एक कंपाउंड आपका ये हो गया, दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा हो गया। अगर हम सोचें कि ये जो है इसके रिस्पेक्ट में ऐसा लगता है कि जैसे मिरर इमेज है, मिरर कहीं इसमें यूज नहीं करना, केमिस्ट्री में आपको मिरर रख के नहीं देखना है, बस आपको सोचना है कि अगर इस कंपाउंड को रखें और इसको रखें तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। बट रियल में क्या है कि मिरर का यूज नहीं किए, बस ये हमको सोचना है। तो अब सोच लिए कि ये मिरर इमेज है इसका, ठीक है। अब इसको अगर आप 180 पे रोटेट करते हैं, 180 डिग्री पे आप इसको रोटेट करते हैं, तो जब रोटेट करेंगे और इसके ऊपर इसको रखेंगे तो ये क्या करेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे ये इमेज थी, ये दूसरी इमेज थी, जब इसको रोटेट करके लाते हैं तो ये इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो ये क्या है, कैप के ऊपर कैप तो आया नहीं, तो ये कंडीशन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर बेटा कैप ऐसे है और इसको जब रोटेट किए तो ये भी ऐसे आ गया, तो ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। तो ये कंडीशन नहीं फॉलो करनी है आपको, फॉलो क्या करनी है, ये कंडीशन। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इमेज क्या है, मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल। तो जो आइसोमर हैं दोनों, ये जो A और B है, ये क्या होगा बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो बात समझे कि
ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव ऐसे आइसोमर होते हैं, ऐसे आइसोमर होते हैं जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज क्या होती है? इम्पोजिबल इमेज क्या होती है? ऑब्टेन होती है। तो ऐसे आइसोमर्स क्या होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और इस फिनोमिना को आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हुई कि ऑप्टिकल आइसोमर कौन से हुए। अब यहाँ कुछ और चलिए आप, अगर 1 कायरल कार्बन है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर होगा, या ऑप्टिकल वो एक्टिव होगा। अगर मोर देन वन है, मोर देन वन, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। इट मीन्स कि कायरल कार्बन नॉट डिटरमाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। इट मीन्स कि कायरल कार्बन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव को अकेले डिटरमाइन नहीं करता है। अगर कायरल है तो एक कार्बन अगर है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो वो डिटरमाइन नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या, उसमें देखते हैं सिमेट्री क्या भला है, कौन सी चीज़ है, क्या है सिमेट्री, हम लोग देखते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं सिमेट्री की क्या है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बेटा सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होती है, कौन कौन से टाइप की होती है? सिमेट्री बेटा, सिमेट्री क्या है? इसमें एक देखते हैं आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? किसी कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इधर OH है, इधर OH है, H CH3 यहाँ पर अगर आप यहाँ से कट करते हैं, इसको प्लेन लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि दोनों तरफ क्या है, इधर फर्स्ट पोर्शन आया, इधर सेकंड, और ये दोनों क्या है बेटा? दोनों पोर्शन क्या है? सेम है। अगर दोनों तरफ सेम आता है तो वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्क कर रही है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है, अगर देखिए, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें आपको क्या हो रही है? मिल रही है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्या होगा? इनएक्टिव, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें मिल रही है। अगर कोई प्लेन मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में कट करता है, तो वहाँ क्या है? वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री काम करती है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री काम करती है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। दूसरा बेटा इसमें क्या समझेंगे आप? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में बेटा क्या है? जैसे यहाँ पर कोई सेंटर हो गया, मान लीजिए यहाँ हम कार्बन बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई आप यहाँ पर लगा लीजिए, इधर लगा देते हैं H, इधर PH, इधर PH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। आप कहीं से कट कर लीजिए। सपोज आपको कट करना है, आप ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है, या आप ऐसे कट कर दीजिए, या आप ऐसे कट कर दीजिए, या आप ऐसे कट कर दीजिए। तो कहीं से कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में वो उसको कट करेगा। जैसे आप शेप को कट करते हुए देखे होंगे कि शेप को सेंटर ऑफ सिमेट्री से कट करते हैं, आप उसको सेंटर से
बराबर फाँकों में इसको काटते हैं। तो शेप को जब कट किया जाता है तो वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर है तो वो क्या होगा, इनएक्टिव। क्या होगा, इनएक्टिव। तो आपको ये याद रखना है बेटा, कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिव की कंडीशन क्या है बेटा। तो इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन है और लैक ऑफ सिमेट्री, अगर सिमेट्री उसमें नहीं है और कायरल कार्बन है तो जो आइसोमर है वो आपका बेटा कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये बात आपको समझ में आई। अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरल होगा। बात क्लियर हुई। अच्छा, अब एक चीज़ और समझेंगे, इनेंशियोमर बेटा क्या है, इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर बेटा क्या होता है, जैसे जो जिसकी मिरर इमेज जो है वो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो तो वो बेटा क्या होता है, इनेंशियोमर। क्या होता है, इनेंशियोमर। तो इसका बेटा क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनेंशियोमर की क्या होती है, प्रॉपर्टीज सेम होती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम, बट डिफरेंट क्या होता है, रोटेशन। क्या होता है, रोटेशन। अगर डी है तो उसमें क्लॉकवाइज होगा, एल है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब उसमें क्या होता है, जो रोटेशन का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट। तो जो डायरेक्शन है उसमें देखो बेटा, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, बात क्लियर। बस उसमें जो रोटेशन है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और थोड़ा सा आगे आ गए तो यहाँ पर आगे की तरफ आए हम, अगर अपने प्लेस से थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे हो गए, तो इस कंडीशन पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया, बट क्या था, डायरेक्शन अपोजिट था। क्या था, डायरेक्शन अपोजिट था। तो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बस क्या होता है, जो रोटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो बात समझे। अब हम बात करते हैं डायास्टीरियोमर। तो डायास्टीरियोमर क्या है बेटा, जिसकी मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो। क्या हो, सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज क्या होती है बेटा, सुपर इम्पोजिबल होती है। तो इसमें बेटा कैसे देखेंगे आप, जैसे आप बनाए इसको, इधर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH लगा दिए। आप मिरर इमेज बनाए तो देखो यहाँ पर क्या है, इधर H आया, CH3 और यहाँ OH। तो ये कंडीशन क्या है, ये सुपर इम्पोजिबल है। तो सुपर इम्पोजिबल है इसलिए क्या होगा, डायस्टीरियोमर होगा। बात क्लियर हो गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेसिमिक मिक्सचर क्या है और रेसिमाइजेशन क्या है। तो बेटा देखेंगे आप, रेसिमिक मिक्सचर बेटा यहाँ हम लोग समझेंगे रेसिमिक मिक्सचर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 50-50% क्या है, डी और एल। इसका जो मिक्सचर होगा बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब 50% क्या होगा, उसमें डी होगा और 50% क्या होता है, एल। तो इससे जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। ये ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो इसमें जैसे
50% डी रोटेशन हो रहा है। मान लीजिए ऐसे कोई कंपाउंड है तो 50% क्या है डी और 50% क्या है एल है, इसमें डी और एल दोनों हैं, तो 50% ये हो गया और 50% ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर। अब बात आती है रेसेमाइजेशन की। रेसेमाइजेशन, तो बेटा ये क्या है रेसेमाइजेशन, जैसे कोई ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है, उसको आपको इनएक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, ठीक है। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव मतलब या तो डी रोटेशन है या तो एल है, अगर डी रोटेशन का कोई है तो उसको आप चेंज कर देंगे डी और एल के मिक्सचर में, डी और एल के मिक्सचर में। इट मीन्स कि जो ऑप्टिकल एक्टिव है उसको आप रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिए, रेसमिक मिक्सचर में आप कन्वर्ट करिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, रेसेमाइजेशन। या फिर आप 2L का यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या बना देगा डी और एल। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर बनाने का प्रोसेस, रेसिमिक मिक्सचर बनाने का प्रोसेस किससे, ऑप्टिकल एक्टिव से। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसेमाइजेशन। अब बात कर लेते हैं रिटेंशन की। रिटेंशन समझ लेते हैं बेटा और समझ लेते हैं इन्वर्जन। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो बेटा जैसे क्या है, कार्बन टेट्राहेड्रल जुड़ा होता है, तो यहाँ पर ए लगा दीजिए आप, यहाँ पर बी लगाइए, यहाँ सी लगाइए, यहाँ पर डी लगाइए। एक्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा जैसे ये फिगर था, जैसे ये फिगर था वैसे ही रहे, कोई इसमें चेंज ना हो, अरेंजमेंट में कोई आप चेंज मत करिए। इसका भी निकाल दीजिए, यहाँ एक्स लगाइए, सी लगाइए, डी लगाइए। यहाँ पे क्या है, उसका अरेंजमेंट हम लोग चेंज नहीं करते हैं, जैसे था वैसे ही है। तो जैसे था ए जैसा था वैसे बी मिला आपको, अरेंजमेंट सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन प्रोसेस। और इन्वर्जन बेटा क्या है, इन्वर्जन यहाँ समझ लेते हैं। इन्वर्जन, तो बेटा इन्वर्जन में क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, आप वाई से कराइए इसको, तो ये फिगर को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो यहाँ ऊपर क्या आ गया, ए सी। अब जो बी और सी इधर था उसको इधर कर देगा, ये इधर कर दिया, बी को हटा के वाई कर देगा ये, और यहाँ कर देगा सी और इधर कर देगा डी। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, उसका जो फिगर था वो चेंज हो गया, उसका जो अरेंजमेंट था वो बदल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे इन्वर्जन। तो बेटा रेसिमिक मिक्सचर समझ गए, रेसेमाइजेशन समझ गए, रिटेंशन समझ गए और समझ गए आप इन्वर्जन। तो बेटा ये टोटल जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये टोटल था न्यूक्लियोफिलिक के बारे में। वहाँ पर जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट होता है उसकी आप स्टडी कर रहे थे, और ये आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब इसको आप रिवाइज करिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइलोएरिन के बारे में, वो क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पॉलीहैलोजन कंपाउंड। आप वीडियो अगर जल्दी चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, आप अपना प्यार बनाइए ताकि और इंस्पिरेशन मिले और जल्दी जल्दी आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहें। तो इसको आप रिवाइज करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।